क्या भाई? अभी हमें लेकर के सिर्फ दो लोग हैं? रूही और लोग कहाँ गए भाई? बच्चा आ गए लोग? आप लोग के क्लास में साथी लोग हैं? मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। तो क्लास में आपके साथी लोग हैं क्या? क्या किया जाए, शुरू किया जाए?
चलो भाई शुरू करते हैं, देखा जाएगा। तो हम लोगों ने बच्चा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया है। इसके आगे हम लोग को एटॉमिक रेडियाई से आगे स्टार्ट करना है। एटॉमिक रेडियाई में अब बोरान कार्बन देख चुके हैं, बताने जैसा तो कुछ है नहीं। मान लो हम ग्रुप 14 कार्बन फैमिली को ले लें, ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली ले लें और ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली ले लें। यानी यहाँ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो आप बताइए इधर से इधर जाने पर रेडियाई क्या होती है? बोलो भाई। बोलो बच्चा। क्या यार, तुम क्या कर रहे हो? सर इंक्रीज होगी। बहुत सही। इधर से इधर लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियाई इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? लेफ्ट टू राइट जा रहे हो ना, तो रेडियाई डिक्रीज करेगी ना। अगर टॉप टू बॉटम है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, अगर टॉप टू बॉटम हम लोग आएंगे तो रेडियाई क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। रेडियाई इंक्रीज। तो रेडियाई में और कुछ बताने जैसा है भी नहीं। इसके बाद आगे नंबर 3 पे आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी को जरूर हम लोग कंपेयर करते हैं सिमिलर कंडीशन में कि हमारे पास ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16 है। एलिमेंट्स के विजुअल एग्जांपल की बात करें, कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस। हम लोग 3 एनर्जी की बात करते हैं। एक तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। दूसरा सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी और तीसरा है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। चलिए आप बताइए, कार्बन और नाइट्रोजन में फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा? बोलो भैया, कुछ बोला करो यार, कम से कम क्लास में इन्वॉल्व हो तो थोड़ा टीचर का भी मन लगे हाँ यार बच्चे इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब आप लोग बिल्कुल मौन धारण कर लेते हो, फिर लगता है यार पता नहीं। बोलो भाई। अरे यार क्या हो जा रहा है भाई? अगर कोई लोग नहीं बोलोगे तो कथा ही सुनाना है तो कहो फिर भाई, हम अपना इसे पढ़ाते हुए आगे चलते रहे। मुझे लगता है इंटरेक्ट करना चाहिए, आपको से जो पूछा जाता है उसका गलत सही जो कुछ भी है आंसर देना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, ना बोलिए भाई आप। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की कार्बन से ज्यादा होगी और ये फास्फोरस नहीं है यार, ऑक्सीजन। और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से भी ज्यादा होगी। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में हम लोग 23-56 बोलते हैं, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में हम लोग 34-67 बोलते हैं। तो 23-56 में तो यहाँ 56 एक्सेप्शन था, बाकी तो कोई था ही नहीं। लेकिन 34 की बात करें तो 3 की ज्यादा 4 की कम और 67
तो 6 7 कोई है ही नहीं है, तो इसका मतलब है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में ऑर्डर हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी 45 78 होता है, इसका मतलब कार्बन की ज्यादा नाइट्रोजन की कम, और बाकी 78 है, 7 8 है, बाकी कोई दिक्कत है तो लेफ्ट राइट यानी पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, बढ़ेगी। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हो गया। और दूसरी बात, जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज, यहाँ कोई एक्सेप्शन आयनाइजेशन एनर्जी में नहीं है। आयनाइजेशन एनर्जी के बाद जो अगली पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम लोग को देखना है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो जनरली जब नाइट्रोजन से फास्फोरस पे जाते हैं तो डिक्रीज होती है और उसके बाद करीब करीब सेम हो जाती है। तो फर्स्ट decreases up to phosphorus and then remains almost same, and then remains almost same, and then remains almost same। एलिमेंट की बात करें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग 3 लेते हैं, फास्फोरस पे आ जाते हैं तो बल्कि यहाँ एनसीईआरटी का डेटा बिल्कुल साइड में होगा, इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो नाइट्रोजन की 3 है, फास्फोरस की 2.1 है, फिर 2 है, फिर 1.9 है, फिर 1.9, मतलब ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। इसका क्या था 2.1, इसका क्या था 2, इसका क्या था 1.9, इसका क्या था 1.9, रिमेंस ऑलमोस्ट सेम। इसको नोट कर लीजिए, फिर पेज में हम लोग ऊपर से आते हैं। हो गया बच्चा? चलिए अब यहाँ तक एनसीईआरटी देख लेते हैं, फिर उसके आगे आते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन दे रखा, पी ब्लॉक यहाँ से है। चलिए इस पूरे चैप्टर से कुछ खास काम लायक चीज हमारे पास नहीं है, बस इतना हम एक चीज एक दो डेटा यहाँ दे सकते हैं कि मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन की अगर हम लोग बात करें तो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन 78% बाई वॉल्यूम, ये आप ऑलरेडी जानते हो। अर्थ क्रस्ट में नाइट्रोजन पाया जाता है
सोडियम नाइट्रेट जिसे आप चाइल्ड साल्टपेटर बोलते हो, और पोटेशियम नाइट्रेट जिसे आप इंडियन साल्टपेटर बोलते हो। तो यहाँ से फिर 3 पॉइंट हमारे काम के हैं। एक तो ऑलरेडी आप जानते हो, एक क्या, ये सारी चीजें आप ऑलरेडी जानते हो। पोटेशियम नाइट्रेट को इंडियन साल्टपेटर बोलते हैं, और मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन 78% वॉल्यूम होती है एटमॉस्फेयर में। इस पेज में और कुछ खास नहीं। अब यहाँ से एक दो चीजें और इम्पोर्टेंट है, अकरेंस में हम लोग इसे बाद में नोट भी अभी कर लेंगे। देखिए, अगर फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस अर्थ क्रस्ट में एज ए एपेटाइट फैमिली साल्ट पाया जाता है। एपेटाइट फैमिली साल्ट के फार्मूले की अगर हम लोग बात करें तो फार्मूला है Ca9PO4 का होल 6 CaX2, जहां X हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन या OH। फ्लोरीन है तो फ्लोर एपेटाइट बोलते हैं, क्लोरीन है तो फ्लोर एपेटाइट बोलते हैं, OH है तो हाइड्रॉक्सी एपेटाइट बोलते हैं। जो फास्फेट रॉक्स होती हैं वो स्पेशली इन्हीं से मिलकर बनी होती हैं। तो आगे एनसीईआरटी बोल रही है कि जो फास्फेट रॉक्स हैं मेन कंपोनेंट है क्या, फ्लोर एपेटाइट एंड हाइड्रॉक्सी एपेटाइट, दीज आर मेन कंपोनेंट ऑफ फास्फेट रॉक्स। बाकी कहाँ पाया जाता कहाँ नहीं पाया जाता ये सब नॉर्मल बेकार की बात है। अब इसके बाद जो इसका सिंथेटिक एलिमेंट है, लास्ट मेंबर है मॉस्कोवियम, उसका एटॉमिक नंबर 115 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है ऑलरेडी चीजें हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ बस इतनी सी बात थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। टेबल की बात करें तो टेबल में ऐसा यहाँ कुछ भी अलग सा नहीं दे रखा है कि जिसको हम लोग दिमाग में रखेंगे। सारी पीरियडिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड डेटा है और ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। एटॉमिक रेडियाई आइए देखा जाए। कोवेलेंट एंड आयनिक इन पर्टिकुलर स्टेट radii increases in size down the group, there is a considerable increase in the covalent radius from the nitrogen to phosphorus. However, from arsenic to bismuth, only a small increase in the covalent radius is observed. तो जब नाइट्रोजन से फास्फोरस पे हम लोग जाते हैं तब तो रेडियस थोड़ा तेजी से बढ़ती है, लेकिन जब हम आगे की बात करते हैं तो रेडियाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ने पाती। इसका रीजन होता है डी और एफ, सबसेल में इलेक्ट्रॉन सीएमजी होने लगती है, उनकी पुअर स्क्रीनिंग होती है, और पुअर स्क्रीनिंग के कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। तो जितना तेजी से रेडियाई नीचे की तरफ बढ़नी चाहिए थी उतना तेजी से रेडियाई नीचे की तरफ बढ़ने नहीं पाती। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑलरेडी हम लोग अभी देख के आ चुके हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव इसकी बात हम लोग कर चुके हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में बोल रहे हैं कि डाई नाइट्रोजन इज अ डायटोमिक गैस, ये सारी एसएस रीजन के रूप में हम लोग बात कर चुके हैं। while all others are solid है। metallic character increases down the group, nitrogen and phosphorus are non metals। स्पेशली नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात करें तो ये दोनों नॉन मेटल्स हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी मेटलॉयड है और बिस्मथ मेटल। The boiling point in general increases from top to bottom in the group, but the melting point increases up to arsenic and then decreases। एक पॉइंट यहाँ से हमें स्टेटमेंट टाइप का मिल जाएगा कि मेल्टिंग पॉइंट, the melting point increases up to arsenic and then decreases up to bismuth except for nitrogen, all elements to allotropy। यह इनका पॉइंट सही नहीं है, इसे हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, इसे हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। ये पॉइंट इनका सही नहीं है। यहाँ देखो, इसके लिए हम लोग क्या लिख दे रहे हैं कि
except gaseous nitrogen and bismuth. All other elements of this group show allotropy. तो गैसियस नाइट्रोजन एलोट्रॉपी शो नहीं करता, और चूंकि बिस्मथ ऑलरेडी एनसीईआरटी बोल रही है कि मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप है, तो जो मेटेलिक एलिमेंट होते हैं एलोट्रॉपी उनकी प्रॉपर्टी नहीं होती, एलोट्रॉपी नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है जो नॉन मेटल्स होते हैं। तो इसीलिए इसको हम लोगों ने थोड़ा करेक्ट कर लिया कि एक्सेप्ट गैसियस नाइट्रोजन एंड बिस्मथ ऑल अदर एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप शो एलोट्रॉपी। अब आ जाते हैं इनके केमिकल प्रॉपर्टीज पे। देखिए कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो -3 +3 एंड +5। हम जानते हैं -3 क्यों मिलता है, ड्यू टू बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। +5 क्या है, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है। +3 क्या है, अराइजेस ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो -3 शो करने की टेंडेंसी कम होती जाती है, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर आयनाइजेशन भी कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाता है। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ माइनस शो करने की टेंडेंसी कम होती जाएगी, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होता जाता है, तो इसीलिए माइनस शो करने की टेंडेंसी कम होती जाती है। एनसीईआरटी ने दे भी रखा है। और ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर +5 की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, और +3 की स्टेबिलिटी बढ़ती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगली चीज थोड़ी सी इन्होंने क्लियर नहीं दे रखी है ऑक्सीडेशन स्टेट में। देखो कह रहे हैं इट डज नॉट फॉर्म कंपाउंड्स इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट विद हैलोजन एज नाइट्रोजन डज नॉट हैव p orbitals to accommodate the electrons from other elements to form the bond. Phosphorus also shows +1 and +4 oxidation state in some auxiliary acids. +1 and +4। अब आप जानते हो +1 और +4 कहाँ शो करता है। +1 शो करता है हाइपोनाइट्रस एसिड में, ऑलरेडी हम लोग कल मतलब पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, और +4 शो करता है हाइपोनाइट्रिक एसिड। हाइपोनाइट्रिक एसिड, ठीक। जो नीचे इसकी उन्होंने बात दी है ये ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि इन केस ऑफ नाइट्रोजन ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से शुरू होकर के +1 से +4 टेंड टू डिसप्रोपोर्शनेट इन एसिडिक सॉल्यूशन। और यही रीजन है कि जब हम NO2 को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो HNO2 बनती तो है लेकिन HNO2 हमें मिलती नहीं है। सिमिलरली फास्फोरस के लिए इन्होंने लिखा है कि इन केस ऑफ फास्फोरस नियरली ऑल द इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी डिस्प्रोपोर्शनेट करेगी, कहां जाती है +5 और -3 में, और किस मीडियम में, एसिड एज वेल एज अल्कली। इसके लिए ऑलरेडी हम आपको एक एग्जांपल जब नोट लिखवाया था तो एक एग्जांपल हम आपको बता चुके हैं कि मान लीजिए हमारे पास H3PO3 फास्फोरस एसिड है, इसे हम गर्म करें तो हमको मिल जाता है H3PO4 और साथ मिल जाता है PH3। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +3 था, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +5 हो गया, और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर -3 हो गया। तो ये एनसीईआरटी ने लिखा भी है कि इनके इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्प्रोपोर्शनेट करके कहाँ जाते हैं, +5 और -3 में जाते हैं। तो ये एग्जांपल भी हम ऑलरेडी आपको नोट करवा चुके हैं, एनसीईआरटी ने दिया लेकिन आगे दिया आगे। लेकिन अगर ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं
अगर इस ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी नाइट्रोजन फास्फोरस के अलावा की बात करें तो देखो इन्होंने क्या लिखा है कि हाउएवर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ बिकम्स इंक्रीजिंगली स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्रोपोर्शनेशन। यानी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट या जो ऊपर दिया है इंटरमीडिएट +1 +2 +3 +4 और इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ फास्फोरस, यही बात अगर हम आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ के लिए करते हैं तो इनके ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस के तुलना में अगर देखा जाए तो डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं करते, ये क्या हो जाते हैं स्टेबल हो जाते हैं। ये 3 पॉइंट यहाँ से हम लोग के लिए था। फिर कहा नाइट्रोजन ये रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम कोवेलेंसी, आपको हम जानते हैं कि एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, ये नहीं कर पाएगा। ठीक, फास्फोरस और दूसरे ये कर सकते हैं, pF6 ऑलरेडी हम जानते हैं pF6 माइनस बनता है, तो इसका मतलब ये कर सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। एनामलस प्रॉपर्टी ऑफ अब भैया जो 13 लोग हो, मतलब मुझे छोड़ के 12 लोग, क्या चाह रहे हो कि ऐसे ही मैं कथा सुनाता रहूं या क्लास में इन्वॉल्व होगे, इंटरेक्ट करोगे? अगर तुमको ऐसी कथा सुननी है तो 2 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा। नहीं सर, इंटरेक्ट करेंगे। ये तो जैसे शादी उदी में नहीं होता कि फूफा जी बार बार नाराज हो जाते हैं तो 2-3 लोग उनको जाते हैं मनाने, अरे नहीं फूफा जी चलिए मड़वे में बैठिए, आप ऐसे कैसे कर रहे हैं आप। मतलब मैं तब से कितनी बार ठोक दूंगा कि यार इंटरेक्ट करो, इंटरेक्ट करने का एक फायदा होता है कि चीजें और बेहतर हो जाती हैं, रिवाइज हो जाती है। हाँ। और कथा ही सुनना है तो फिर क्या करना, तो मान लो हम टेप रिकॉर्डर ऑन हो गया है और फिर मैं ऐसे बोलते चला जा रहा हूँ, सुनते चले जाओ, हो गई कहानी। सर ये वाली लाइन देखिए नाइट्रोजन एबिलिटी टू फॉर्म p5 मल्टीपल बॉन्ड, ये भी आ सकता है। ये हम आपको जब बताया होगा एसर्शन रीजन में कि नाइट्रोजन डायटोमिक क्यों होता है और फास्फोरस डायटोमिक क्यों नहीं होता है, तब मैंने बोला था कि नाइट्रोजन में स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की एबिलिटी होती है छोटी साइज होने के कारण, जबकि फास्फोरस ऐसा नहीं कर पाता। आपके कॉपी पे ऑक्सीडेशन स्टेट तो अभी आया नहीं, केमिकल प्रॉपर्टी आपके कॉपी पे नोट करना है। पीरियाडिक प्रॉपर्टी हम लोगों ने कर लिया है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी अभी आपके कॉपी पे नहीं आई है। ये +3 और ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्प्रोपोर्शनेशन ये सब तो मान लो शुरू में करवा दिया था। बोलो भैया। यस सर। चलो चलो, देर आए दुरुस्त आए। आइए फिर, पीरियाडिक प्रॉपर्टी खत्म हो गई है, कॉपी में अपने डाल दीजिए केमिकल प्रॉपर्टी। फिर यहाँ से दोनों चीजें साथ साथ करते हुए चलते हैं, एनसीईआरटी की रीडिंग और प्लस इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ नोट्स, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला कोवैलेंसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इतनी बार बात हो गई कि आप सब जानते हो। दूसरे कोवैलेंसी के बारे में यहाँ बातें नहीं कर रहे। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम लोग देखें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में +5 है, +3 है, -3। अगर हम लोग +5 को ही बात करें तो इसे हम लोग नाम देते हैं ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 की बात करें इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट।
और -3 की बात करें तो इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। अगर ग्रुप में हम ऊपर से नीचे की तरफ आए तो हम जानते हैं कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आए तो हम जानते हैं कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की इनर्ट स्टेबिलिटी पेयर बढ़ती है, और इन दोनों के पीछे जो रीजन है वह है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। -3 की अगर हम बात करें तो ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर -3 की भी स्टेबिलिटी कम होती है, और क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, इंक्रीज इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। यहाँ एक नोट डाल दे रहे हैं, नोट में लिख रहे हैं कि अनलाइक नाइट्रोजन एंड फास्फोरस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, एनसीईआरटी की लाइन है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ is stable and does not disproportionate. And does not disproportionate. चलिए यहाँ एक चीज और बताइए आप, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी अपने ग्रुप के रिमेनिंग मेंबर्स की तुलना में कुछ अलग होती है, कारण क्या होगा? due to smaller size, और absence of d block orbitals, multiple bond formation, more EN, तो नोट में नोट नंबर 2, ये तो नोट नंबर 1 हो गया मान लो, नोट नंबर 2, नाइट्रोजन डिफर्स इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम remaining member of group 15. ग्रुप 15 के रिमेनिंग मेंबर से नाइट्रोजन प्रॉपर्टीज में डिफर करता है। इट इज ड्यू टू पहली बात स्मॉलर साइज, और अगर आपने बोल दिया स्मॉलर साइज तो साइज से और कौन कौन से फैक्टर रिलेट होते हैं? स्मॉलर साइज एंड रिलेटेड फैक्टर्स, तो साइज से कौन कौन से फैक्टर रिलेट हो जाएंगे? देखो, हायर आयनाइजेशन एनर्जी, ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नहीं, ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी negativity, एंड ग्रेटर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। पहला हो गया इट इज ड्यू टू स्मॉलर साइज। अब अगर स्मॉलर साइज दिया है तो ये सारी चीजें अपने आप इन्वॉल्व होंगी कि फिर इसका आयनाइजेशन ज्यादा होगी, इसकी इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा होगी, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा होगी।
और दूसरा एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ ऑर्बिटल्स, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। वाइपर मार देना। तीसरी बात, पी पाई डी पाई आप लोगों को अगर हमको लग रहा है बोरान कार्बन पढ़ाया है तो आया जरूर होगा। बॉन्डिंग में आपने पढ़ा तक नहीं पता नहीं, लेकिन बोरान कार्बन आया होगा तो मैंने आपको बताया जरूर होगा कि पी पाई डी पाई कौन से लोग बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। Yes, sir. तो चलो एक क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं, देख लेते हैं कितना आइडिया है आपको। कमेंट ऑन ओवरलैपिंग ऑफ comment on overlapping during the formation of pi bond for given species। पहली स्पीसीज आपको दी गई है CS2, बताइए यहाँ पाई बॉन्ड किस ओवरलैपिंग से बना? P pi. एक P एक pi. P पाई P pi. P पाई बोलो भाई, P पाई या P पाई D पाई? सर P पाई D पाई। P पाई D पाई हो। चलो यहाँ पाई बॉन्ड बना है बाय द ओवरलैपिंग ऑफ P पाई एंड P पाई। Yes, sir. Exception 2. दूसरा CS P pi. P pi. P pi. P पाई P पाई P पाई HPO3 P pi. D pi. और P pi. P pi. दोनों. D पाई दोनों P पाई P pi. D pi. D पाई P पाई D पाई, तो मतलब फिर आपको याद है। सर। हाँ बच्चा, सर इसमें दो कैसे निकालेंगे P पाई और P पाई D पाई? इसमें सर HPO3 में। किसमें बच्चा? सर HPO3 में। हाँ नहीं, हमें ये बताना वाला फिर बता दीजिए सर, थर्ड वाला फिर से बता दीजिए। नहीं, ये निकालते कैसे हैं ये बता देना है। नहीं सर, कैसे ये P पाई D पाई आया, ये वाला निकालते हैं वो पता है, ये दो कैसे आया? दो डबल बॉन्ड लेंगे। HPO3 है, एक OH लगा दिया। स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी पिछले क्लास में हमको पढ़ा था। यस सर।
फास्फोरस के ग्राउंड स्टेट की अगर बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 3p3 3d0। s में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, p में इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और d इसका पूरा का पूरा खाली है। बॉन्डिंग में जब आप लोगों ने पढ़ा होगा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो उसमें एक पॉइंट आया होगा, बताया गया होगा कि कोई भी एलिमेंट उतने ही बॉन्ड बनाता है जितना उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर इस स्ट्रक्चर में हम देखें तो फास्फोरस ने 5 बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसका मतलब है हमें हर हाल में फास्फोरस के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये जो ग्राउंड स्टेट में फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा है, यहाँ 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मेरा काम नहीं बनेगा। तो हमें 5 चाहिए, तो हम फास्फोरस को एक्साइट करते हैं। जब एक्साइट करेंगे तो फास्फोरस का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, और अब फास्फोरस के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब हम देखें तो यहाँ की अगर हम लोग बात करें तो फास्फोरस ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं? 3, और इसका हाइड्रेशन भी sp2 होता है। तो अगर इसका हाइड्रेशन sp2 है, इसका मतलब एक s और 2 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गए हैं हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडेशन आ गया है sp2, इन लोगों ने क्या बना रखा? सिग्मा बॉन्ड। अब हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स बच गए, एक ऑर्बिटल यहाँ p वाला बच गया और एक ऑर्बिटल d वाला बच गया जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर हम देखें इस ऑक्सीजन को, तो इसके पास केवल p ही ऑर्बिटल है, d तो होता ही नहीं। इसका मतलब एक पाई बॉन्ड जो बना है ये वाला, इसमें फास्फोरस का ये p इलेक्ट्रॉन शामिल हुआ, यानी फास्फोरस का p पाई, और ऑक्सीजन का d होता ही नहीं, इसका मतलब ऑक्सीजन का भी क्या लगा होगा? p पाई। दूसरा जो पाई बॉन्ड है, इसमें अब तो फास्फोरस के पास p में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो d में इलेक्ट्रॉन बचा। इसका मतलब जो दूसरा पाई बॉन्ड बना है उसको बनाने में फास्फोरस ने अपने d पाई के इलेक्ट्रॉन d के इलेक्ट्रॉन्स दिए, और चूंकि ऑक्सीजन के पास d होता ही नहीं, तो ऑक्सीजन तो p का ही इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करेगा, तो ऑक्सीजन ने क्या दिए होंगे? p पाई। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि अगर 2 पाई बॉन्ड है तो किस ओवरलैपिंग से बने। ठीक है सर। अगले कंडीशन पे आते हैं। अगर एक क्वेश्चन और हम आपसे यहाँ पूछें कि कंपेयर NN and PP bond and comment on stability। बोलो भाई, PP ज्यादा स्टेबल होगा। रीजन? सेम साइज के ना, इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। जी, इफेक्टिव ओवरलैपिंग इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। और कोई? लोन पे रिपल्शन हो जाएगा, नाइट्रोजन में स्मॉल साइज होता है इसलिए अनस्टेबल होता है एज कंपेयर टू फास्फोरस, हाँ, बड़ा साइज हो जाएगा उसका। ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड, ये फास्फोरस है, ये फास्फोरस का सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड लेंथ फास्फोरस के केस में नाइट्रोजन से ज्यादा है, लेकिन अगर नाइट्रोजन ने एक बॉन्ड आपने बना दिया तो इसका मतलब नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन यानी 2 लोन पेयर है। फास्फोरस के भी बैलेंस शेल में 2 लोन पेयर है। लेकिन अगर इन लोन पेयर्स को हम कंपेयर करें नाइट्रोजन और फास्फोरस में,
तो नाइट्रोजन के केस में साइज छोटी होने के कारण सारे लोन पेयर्स कहाँ आ गए हैं, बहुत पास पास हो गए। और हम जानते हैं कि लोन पेयर का रिपल्सन बहुत स्ट्रांग होता है। तो अगर नाइट्रोजन के केस में सारे के सारे लोन पेयर एक छोटी सी एरिया में सिमट गए होंगे तो उनके बीच रिपल्सन स्ट्रांग हुआ। अगर उनके बीच रिपल्सन स्ट्रांग होगा तो जो बांड बना हुआ है इसके ऊपर स्ट्रेन क्या होगा, तनाव ज्यादा होगा, तो बांड का टूटना आसान है। जबकि फास्फोरस के केस में अगर हम बात करें तो है तो 4 लोन पेयर लेकिन दूर दूर है। अगर दूर दूर है तो उनके बीच रिपल्सन कम है। तो नो डाउट फास्फोरस का बांड लेंथ बड़ा है लेकिन इस बांड के ऊपर स्ट्रेन कम है, तो इसलिए मजबूत हो जाता है। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो इट इज मोर स्टेबल देन दिस। और ये अनस्टेबल क्यों हो जाता है, ड्यू टू ग्रेटर इंट्रा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर। ड्यू टू ग्रेटर इंट्रा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर। अब ये चीज एनसीईआरटी ने दे रखी है। अच्छा एक चीज और कर लो फिर एनसीईआरटी बात है। एसआरबी बैच है इसलिए पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बैच होता है पहले बताना होता है तब पूछते। In which are the following compound d pi bond is present? पहला आपको दिया गया है चलिए बोलिए। So fourth option. बोलो भाई। फोर्थ ऑप्शन So fourth option क्या होगा? अभी यही तो पूछ रहे हैं, फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा। इन्हीं तीन में So third. So third. मतलब और इन्हीं तीन में से हो सकता है, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, सर ऑल ऑफ दीज होगा ना, पता नहीं सर हम बता रहे हैं। भाई। फर्स्ट एंड सेकंड है, फोर्थ ऑप्शन लिख दीजिए पहले। सेकंड एंड थर्ड है। अच्छा फोर्थ ऑप्शन लिखना है क्या? Yes sir, fourth option. मैंने लिख दिया, एक है ऑल, एक है नन, Sir, all of this. ये कैसा All of ऑप्शन है? these. अरे रुक जाओ, एक है फर्स्ट और सेकंड, फोर्थ में एक है सेकंड एंड थर्ड, एक है फर्स्ट एंड थर्ड। चलो इतने कॉम्बिनेशन दे दिए, बताओ। ऑल होगा। All होगा। हम्म ऑल
ऑल होगा। ऑल बोलने वालों को मिलता है -1 मार्क। अब बताओ। सर सेकेंड एंड थर्ड है। ऐसे एग्जाम नीट का दे के आना, फिर घर आना, जब याद आ जाए ना तो फिर भागे भागे सेंटर पे जाना कि भैया हमारा आंसर शीट दे दो, हमको अपना आंसर बदलना है। सेकेंड एंड थर्ड यहाँ होगा, लेकिन यहाँ होगा पी पाई डी पाई, यस सर। और इन दोनों के केस में होता है डी पाई डी पाई। यस। आइए अब एनसीईआरटी देख लेते हैं। चलो ये वाली आर्टिकल यहाँ वाला मैं पढ़ देता हूँ। देखो, ये तो अभी हम लोग बात करके आ रहे हैं कि NN बॉन्ड इज वीकर देन द PP सिंगल बॉन्ड, और ऐसा है क्यों? तो हाई इंट्रा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ऑफ नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर्स। सर आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। बोला तो यार करीब करीब सही है भाई। अब अभी बहुत स्लो है। सर अब ठीक है। हैं? सर अब ठीक है। अच्छा, नहीं तो फिर ईयरफोन लगाए। ईयरफोन से आवाज जाती भी नहीं, पता नहीं है, लगा के देखना ही पड़ेगा। फिर कह रहे हैं आगे कि बिसाइड द रिस्ट्रिक्टिंग इट्स कोवैलेंसी टू 4, ये नाइट्रोजन के लिए बात हो रही है। नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म द डी पाई पी पाई बॉन्ड एज द हेवियर एलिमेंट्स कैन फॉर्म। और हेवियर एलिमेंट्स में क्या और कैसे? तो R3P या R3PA, जहां R क्या है? एल्काइल ग्रुप। कह रहे हैं एज द हेवियर एलिमेंट कैन फॉर्म पी पाई डी पाई। तो अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी इसमें अभी पी पाई डी पाई की बात हो रही है। इसको तुम एक्सप्लेन करके देख सकते हो कि पी पाई डी पाई ही है, मतलब यहाँ अभी डी पाई नहीं पहुंचे हैं। ये फास्फोरस है, हम कहते हैं इधर आर लगा हो या आर ना लगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इसने ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाया है तो ये होगा ही पी पाई डी पाई। इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। इधर क्या लगा है इससे कोई मतलब नहीं। इन्होंने दे रखा जरूर है, अगर ये ना भी देते तब भी हम बता देते कि ये है क्या, कौन सी ओवरलैप है। लेकिन अब आगे बोल रहे हैं, इसके आगे बोल रहे हैं कि फास्फोरस एंड आर्सेनिक कैन फॉर्म डी पाई बॉन्ड। कब? जब ये ट्रांजिशन मेटल्स के साथ लीगेंड्स की तरह काम करें। और लीगेंड्स कौन है? एक है ट्राई एल्किल फास्फीन और दूसरा है ट्राइफेनिल आर्सिन। जब ये लीगेंड्स की तरह काम करते हैं तब बॉन्ड बनता है डी पाई। और ये जो डी पाई बॉन्ड बनता है ये नॉर्मल बॉन्ड नहीं है, इस बॉन्ड को अलग से हम लोग नाम देते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। इस डी पाई वाले बॉन्ड को हम लोग नाम देते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग। चलिए इसके बाद अब आ जाते हैं रिएक्शन, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी में ही रिएक्टिविटी देखने चल रहे हैं। और इसमें सबसे पहले देखेंगे रिएक्शन विद हाइड्रोजन।
सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, चलिए देखा जाए। अगर इन एलिमेंट्स को हम लोग हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाएं तो ये लोग EH3 टाइप के हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ एक लोन पेयर है। अगर इसके हाइड्राइजेशन की बात करेंगे, हाइड्राइजेशन sp3 है, एक लोन पेयर है, तो ज्योमेट्री हो जाएगी पिरामिडल। अब अगर एग्जांपल हम यहाँ लें तो NH3 है, PH3 है, ASS3 है, SbH3 है और BiH3। कुछ आर्डर यहाँ हमसे पूछे जाते हैं। अगर हम टॉप टू बॉटम आए तो सबसे पहला क्वेश्चन है थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी। बोलिए, टॉप टू बॉटम आने पे थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होती है। और अगर थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी तो हाइड्रोजन को निकालने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। और फिर अगर हाइड्रोजन निकलेगा ज्यादा तो किसी और से जाके जुड़ेगा भी ज्यादा, तो रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज। क्योंकि नॉन मेटल का ग्रुप है तो जब हाइड्रोजन निकलेगा तो प्लस के रूप में निकलेगा। अगर कोई कंपाउंड हाइड्रोजन को प्लस के रूप में निकालता है तो हम बोलते हैं एसिड है, और अच्छा एसिड है जितना ज्यादा निकालेगा। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। अगर मैं आपसे पूछूं कि थर्मल स्टेबिलिटी कम क्यों होती है तो इसका क्या रीजन है? रिड्यूसिंग पावर क्यों बढ़ी, एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों बढ़ी, इसका रीजन तो हो गया। थर्मल स्टेबिलिटी कम क्यों होती है, इसका क्या रीजन? साइज बड़ा होता जाता है नीचे हाँ, जाके। ड्यू टू इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ। ड्यू टू इंक्रीज इन बॉन्ड Yes, लेंथ, बिल्कुल सही है। अगला बताइए कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो जो सेंट्रल एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम होती है। यस तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है तो बॉन्ड एंगल कम होगा। कम होगा, राइट? तो Yes, इसके बाद जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो बॉन्ड एंगल क्या करेगा? डिक्रीज। डिक्रीज करेगा। क्यों? अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम और लोन पेयर सेम है तो बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एलिमेंट। बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एलिमेंट। कब? जब हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर समान हो। सेम है। जब हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर समान हो तब हम लोग बोलते हैं कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एलिमेंट, जब हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर समान हो। तो आप देख रहे हो सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, सब में एक लोन पेयर है। अब आप बताइए अगर सब में लोन पेयर है तो सारे के सारे लुईस बेस होंगे। ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर लुईस बेस कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। घटेगा बढ़ेगा? ये घटेगा तो क्योंकि सर लोन पेयर रहने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। अरे लुईस बेस कैरेक्टर कम हो रहा है तो इसका मतलब ही वो लोन पेयर देने की टेंडेंसी कम है। क्यों कम है ये पूछ रहा हूं। क्योंकि साइज इंक्रीज कर रहा है ना, तो हाँ, एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करो तो आप इतना लिख के जा सकते हो कि ड्यू टू इंक्रीजिंग साइज। सर हाँ बच्चा, सेंट्रल एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Yes, टॉप sir. टू बॉटम डिक्रीज कर रही है तो फिर बॉन्ड एंगल क्यों डिक्रीज? अगर Sir, इनवर्स में है तो इंक्रीज करना चाहिए। सर आपने गलत लिख दिया, इनवर्स नहीं लिख होना दिया, क्या चाहिए, कर डायरेक्ट दिया? होना चाहिए। यस सर, मेरे को नहीं। सॉरी 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 सॉरी, ये लो डायरेक्ट बेटा। हाँ सर। तो लुईस बेस कैरेक्टर कम हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। अब
इसी को एक कारण और दे सकते हो, जो एनसीईआरटी ने साइज लिखा है, हम इसको दूसरे रीजन से बोल सकते हैं। क्या? ड्यू टू इंक्रीज इन आयोनिक नेचर या आयोनिक कैरेक्टर। ऐसा क्यों? क्योंकि चाहे लुईस एसिड हो, चाहे लुईस बेस हो, चाहे डाइमेराइजेशन हो, चाहे पॉलीमराइजेशन हो, चाहे बैक बॉन्डिंग हो, चाहे बनाना बॉन्डिंग हो, चाहे हाइड्रोलिसिस हो, यह सारी की सारी प्रॉपर्टीज कोवलेंट कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल होती हैं, आयनिक कंपाउंड के लिए नहीं होती हैं। तो किसी भी ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे तरफ जाते हो तो कंपाउंड में आयनिक नेचर पड़ता है। तो आप आंख बंद करके अगर कभी भी ऐसा पूछा जाता है इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी, ऊपर से नीचे तरफ जाने पर लुईस एसिड क्या होगा, लुईस बेस क्या होगा, बैक बॉन्डिंग क्या होगी, डाइमर बनेगा कि नहीं बनेगा, हाइड्रोलिसिस होगी कि नहीं होगी, तो हम सबके लिए बोल सकते हैं कि ऑल दीज प्रॉपर्टीज डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन आयनिक नेचर, क्योंकि ये सारी चीजें होती हैं कोवेलेंट कंपाउंड के लिए, आयनिक के लिए एप्लीकेबल नहीं। लेकिन जो एनसीईआरटी ने बोला ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, इसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं। कैसे? हमने कहा ये मेरे पास नाइट्रोजन है, इसने 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया और ये इसका लोन पेयर। ये हमारे पास बिस्मथ है और इसने 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया, ये इसका लोन पेयर है। अब जब हम NH3 से BiS3 तक जाएंगे, ये नाइट्रोजन था और ये बिस्मथ था, तो जरा देखो नाइट्रोजन के केस में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच की दूरी बोलो कम है। अगर बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच की दूरी कम है तो इस लोन पेयर के ऊपर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन ज्यादा है। ज्यादा हो जाएगा। बिस्मथ के केस में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच की दूरी ज्यादा है। तो अगर ये दूरी ज्यादा है तो इस लोन पेयर के ऊपर बाहर की तरफ रिपल्सन कम है। तो अगर रिपल्सन ज्यादा है तो लोन पेयर को देने की टेंडेंसी ज्यादा है, रिपल्सन कम है तो लोन पेयर देने की टेंडेंसी कम है। तो इसका मतलब लुईस बेस कैरेक्टर की बात अगर हम करें तो लुईस बेस कैरेक्टर डिक्रीज है। तो एनसीईआरटी ने जो दिया है साइज, जो इंक्रीज इन साइज, उसको इस तरह से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लुईस बेस कैरेक्टर पे कैसे इंपैक्ट आता है साइज का। अगली चीज, इसमें एक नोट डालना है। On going down the group, melting point and boiling point decreases with the exception of ammonia. और आप बताइए अमोनिया एक्सेप्शन क्यों है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। due to hydrogen bonding. हाँ, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब अगर इसके मेल्टिंग पॉइंट की ऑर्डर की हम लोग बात करें तो PH3 सबसे कम है, उसके बाद ASH3 है, उसके बाद SbH3 है, इसके बाद होता है NH3। और जब एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी ने BiS3 दिया ही नहीं है। तो अगर हम एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और हमसे कभी पूछा जाए कि बताइए ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, तो एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो हमारा आंसर होगा अमोनिया। लेकिन अगर एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाए तो BiS3 अगर ले लें तो BiS3 का मेल्टिंग पॉइंट अमोनिया से ज्यादा होता है। तो अगर हम एनसीईआरटी को ही नजर में रखें तो हम बोलेंगे मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट होता है अमोनिया का, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट। और जब बॉइलिंग पॉइंट की बात करें ASH3 है। अब अमोनिया एंटीमनी के हाइड्राइड से कम हो जाता है और यहाँ बिस्मथ के बॉइलिंग पॉइंट की बात एनसीईआरटी ने की है। तो जहां अमोनिया मैक्सिमम पे हो गया था, अब अमोनिया मैक्सिमम पे नहीं, अब मैक्सिमम पे कौन आ जाता है? बिस्मथ। लेकिन अगर एनसीईआरटी के बस केवल मेल्टिंग पॉइंट वाले डेटा को हम छोड़ दें तो सबसे कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट BH3 का होता है और सबसे ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट BiS3 का होता है। हाँ, अमोनिया का हाइड्राइड एंटीमनी से मेल्टिंग पॉइंट में तो ज्यादा है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में कम होता है। सर दोनों में बॉइलिंग पॉइंट होगा? हाँ बच्चा,
सर दोनों में बॉइलिंग पॉइंट होगा, ऊपर वाला भी बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, नीचे वाला भी। ऊपर वाला मेल्टिंग पॉइंट है। एम बना हुआ है वो, अरे यार, मुझे भी लगा पहले बी है। इतना सॉरी दिन सर। पहचान जाते हो यार। चलो लो। हो गया। 1 मिनट सर, हाँ बच्चा। 1 मिनट सर। हम्म। सर अभी नहीं हुआ है। सर अगर मेल्टिंग पॉइंट में हम लोगों से क्वेश्चन पूछेगा तो BiH3 के बाद ही रखेंगे ना NH3? BIS3 के पहले। सर मैक्सिमम है ना उसका तो मेल्टिंग पॉइंट। BIS3 का ना, नहीं नहीं, अमोनिया का आपने लिखा है। अभी इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अभी एनसीईआरटी हम आपको दिखाएंगे। एक्चुअली BIS3 के बारे में एनसीईआरटी ने कोई डेटा नहीं दिया है। तो हम लोग सर मैक्सिमम तो इसी को लगाएंगे ना, अमोनिया को। नहीं, अगर अगर ऐसे ये इसके नहीं बारे में होगा कोई क्वेश्चन आता है तो नो डाउट हम अमोनिया को बोलेंगे, ओके सर। क्योंकि और NCERT सर ये दोनों ऑप्शन आ जाएगा, फिर क्या करेंगे? नहीं, फिर तो कोई डाउट नहीं है, फिर तो BIS3 ज्यादा होता ही होता है, बस एनसीईआरटी ने डेटा नहीं दिया है। स्टेटमेंट टाइप का कोई क्वेश्चन आ गया, क्योंकि हमारे यहाँ एनसीईआरटी पैटर्न एग्जैक्टली फॉलो हो रहा है। चलो, इसका मतलब इसको नोट कर चुके हो तो आ जाओ, जरा यहीं आ जाओ, सामने ये दिया गया है। देखो, जब इनके हाइड्राइड्स को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट में देखो NH3 195 है, अब कोई 195 नहीं और BIS3 इन्होंने गैप कर दिया। और जबकि बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट इन्होंने दे रखा है, लेकिन मेल्ट नहीं करवा रहे हैं इसे। बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है। तो अगर मान लो कल को कोई स्टेटमेंट आता है कि इन ग्रुप 13 सॉरी इन ग्रुप 15 द मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट विल बी ऑफ अमोनिया, एक जनरल स्टेटमेंट के रूप में इसे हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी का डेटा। हेलो, हाँ मैम बताएं। अच्छा। हम्म, बिल्कुल लेना पड़ेगा, जब उनकी क्लास सिंह सर ले रहे हैं तो क्यों नहीं लेंगे। हाँ हाँ, उनको भेज दीजिए भाई, जब उनकी क्लास सर ले रहे हैं तो उन्हें लेना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, तो यहाँ इन्होंने कोई बेटा डेटा नहीं दिया। तो अगर हमसे कोई जनरल स्टूडेंट ने पूछ लेता है कि बताओ भाई मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होता है, तो अगर हम एनसीईआरटी के लिमिट में रख के बोले तो एनसीईआरटी ने कोई डेटा दिया ही नहीं, और जो डेटा एनसीईआरटी ने दिया उसमें सबसे ज्यादा किसका दे रखा है, अमोनिया का। लेकिन हाँ, और किताबों का जो रेफरेंस लेंगे तो BIS से मिलता है। तो इसीलिए अगर स्टेटमेंट टाइप का कोई मिल गया तो हम इसे दे देते हैं, अदरवाइज मैंने आपको लिखवा रखा BIS3 इससे ज्यादा होता है।
आइए कंपैरिजन करेंगे। बिटवीन डिफरेंट हाइड्राइड्स। कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट हाइड्राइड्स। डिफरेंट हाइड्राइड्स को हम लोग कंपेयर करेंगे। मेरे पास BH3 है, नीचे की तरफ सारे हाइड्राइड्स हैं। मेरे पास CH4 है, इस ग्रुप के सारे हाइड्राइड्स हैं। मेरे पास NH3 है, अभी से पढ़ जा रहे हो, पूरा लिख देते हैं। PS3 है, ASH3 है, SBH3 है और BIH3। ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं हम लोग। हमारे पास H2O है, ग्रुप में ऊपर से नीचे तरफ आ रहे हैं। हमारे पास HF है, ग्रुप में ऊपर से नीचे तरफ आ रहे हैं। सबसे पहली बात बताइए, इन सारे हाइड्राइड्स में कौन सी, अभी जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है उनमें से इन सारे हाइड्राइड्स के लिए कौन सी प्रॉपर्टी कॉमन है? थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, और अगर थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी तो इन सबका रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगा और इन सबकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ये चीज सब में कॉमन है। और तो पहली बात हो गई। और इन सब में मेल्टिंग पॉइंट कामा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज with the exception of NH2, H2O and HF। इन सब में ये चीज कॉमन है। NH3, H2O, HF में एडिशनल चीज आ जाती है। अदरवाइज अगर ये एडिशनल बात ना होती तो इन सब में ऊपर से नीचे तरफ जाने पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है? इंक्रीज करता है। और अब ये तीन एक्सेप्शंस होते हैं ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आइए जरा BiH3 की बात कर लीजिए। और आप बताइए BiH3 का क्या ऑक्टेट पूरा है? BH3 पूछ रहे हैं कि BiH3 पूछ रहे हैं? सॉरी BH3। यस। इनकम्प्लीट। BH3 का नहीं है। अगर इनकम्प्लीट है तो कैसे काम करेगा? लुईस एसिड की तरह। तो आप बताइए, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएं तो लुईस एसिड कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा। आप बताइए, अपने इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए लोग करते क्या है? बैग नहीं, वो तो BF3 करता है। बनाना बॉन्डिंग बनाते हैं। हाँ, डाइमर बनाते हैं थ्रू बनाना बॉन्डिंग। यस सर। तो अगर हम आपसे पूछें ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर डाइमेराइजेशन की टेंडेंसी या बनाना बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी डिक्रीज होगी। डिक्रीज होती है। डिक्रीज हो। डाइमेराइजेशन की टेंडेंसी डिक्रीज होती है। इन सबका हाइब्रिडेशन sp2 है और सब में लोन पेयर 0 है। बताइए ऊपर से नीचे तरफ जाने पर बॉन्ड एंगल सेम रहेगा। कांस्टेंट। CH4 में आइए, लुईस एसिड या लुईस बेस? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। ना तो लुईस एसिड होगा और ना तो लुईस बेस होगा। बॉन्ड एंगल 100.98 घटेगा बढ़ेगा या रिमेन सेम? सेम रहेगा। बिल्कुल, लोन पेयर नहीं है ना। बॉन्ड एंगल सेम। इसमें बात कर चुके हो तो इसमें कोई बात करनी नहीं है, अगले में आ जाइए। इन सबके पास लोन पेयर है, तो कैसे काम करेंगे? लुईस बेस की तरह। आप बताइए, इनका लुईस बेस कैरेक्टर, आई एम गोइंग टॉप टू बॉटम। डिक्रीज होगा। डिक्रीज। डिक्रीज होगा।
इन सबका बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। डिक्रीज। डिक्रीज होगा। ऊपर से नीचे तरफ जाने पर लुईस बेस कैरेक्टर भी डिक्रीज होगा और बॉन्ड एंगल भी ऊपर से नीचे की तरफ आने पे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और डाइमराइजेशन पॉलीमराइजेशन की मालूम कोई बात है ही नहीं। एचएफ में आ जाइए। यहाँ कह तो सकते हो कि लोन पेयर है, ये काम करेगा, लेकिन चूंकि स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर हो जाता है इसलिए आयंस फ्री हो जाते हैं, तो उनके हेलाइड आयंस लुईस बेस की तरह काम करने लगते हैं। एज सच मॉलिक्यूल लुईस बेस की तरह काम नहीं करता, तो इसलिए यहाँ पूछ ये बात नहीं रहे। लेकिन बाकी आपका ऊपर से नीचे तरफ आने पर बॉन्ड एंगल डिक्रीज। बॉन्ड एंगल होगा ही नहीं दो मॉलिक्यूल। हाँ सर। दो ही सर एटम, बॉन्ड यही बॉन्ड, ही होता है। जब बॉन्ड एंगल होगा ही नहीं तो डिक्रीज इंक्रीज का कोई मतलब बात ही नहीं है। कोई मतलब ही नहीं। अब जब आपने मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात की है, तो जब हम इसकी बात करते हैं वाटर वाले की, तो वाटर वाले में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो सबसे कम हो जाता है H2S का, इससे ज्यादा हो जाता है H2 सेलेनियम का, इससे ज्यादा हो जाता है H2 टेलुरियम का, और इससे ज्यादा हो जाता है H2O का। और ये दोनों के लिए है, यही चीज मेल्टिंग पॉइंट के लिए भी है और यही बॉइलिंग पॉइंट के लिए। वाटर टॉप पे पहुंच जाता है, सबसे ज्यादा हो जाता है, चाहे मेल्टिंग पॉइंट की बात करें चाहे बॉइलिंग पॉइंट की बात करें। और HF वाले में अगर हम बात करें तो HCl है, HCl से ज्यादा HBr हो गया, HBr से ज्यादा HF हो गया, और HF से ज्यादा HI हो गया। ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आता है। और जब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो HCl है, HBr है, HI है, और HF सबसे टॉप पे हो जाता है। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। तो ये पी ब्लॉक के जितने हाइड्राइड्स हैं उनकी प्रॉपर्टी का ये कंपैरिजन हम लोगों ने कर लिया नाइट्रोजन के साथ साथ। हो गया। यस सर। इसके बाद एनसीईआरटी ने दिया है रिएक्शन टूवर्ड्स ऑक्सीजन, रिएक्शन टूवर्ड्स ऑक्सीजन। को एनसीईआरटी से मैच करवाना तो मिटाना पड़ेगा, इसको अगल बगल में रखना है। अब यही जो बच्चे लोग कहते हैं पीडीएफ भेज दो, आधा तो मैं मिटाता रहता हूँ। पीडीएफ में भेजूंगा उनको, पता चला कि 60-70% कंटेंट ही जाएगा। वीडियोज ये शायद नेक्स्ट डे तक तो आ जाते हैं। ये सर अब जल्दी मिल जा रहा है। अगले में आ गए हम लोग रिएक्शन विद ऑक्सीजन।
आ जरा देख लें एनसीईआरटी क्या बोल रही है। ऑल दीज एलिमेंट फॉर्म टू टाइप ऑफ ऑक्साइड, मतलब ऑल दीज की बात कर रहे हैं, कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं। ऑल दीज की बात कर रहे हैं, सारे के सारे दो तरह की बात ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। द ऑक्साइड इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट्स आर मोर एसिडिक। हम लोग जानते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो कुछ कहने वाली बात नहीं। फिर करें देयर एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो इसका मतलब हो गया कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चूंकि ऊपर से नीचे की तरफ आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होती है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है। तो यहाँ से दो चीजें हमें मिल गई, एक मिल गया एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to oxidation number. Acidic strength is directly proportional to electronegativity. ये जब सेम एलिमेंट होगा तब की बात करेंगे, और यह जब डिफरेंट एलिमेंट इन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, डिफरेंट एलिमेंट इन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तब हम लोग सेकंड वाले को देखते हैं आगे। देयर एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज। अच्छा, द ऑक्साइड्स ऑफ द टाइप E2O3, ये जो E2O3 टाइप का ऑक्साइड बना रहा है, नाइट्रोजन और फास्फोरस आर प्योरली एसिडिक। E2O3 में नाइट्रोजन और फास्फोरस एसिडिक है। उसके बाद कह रहे हैं आर्सेनिक और एंटीमनी का एम्फोटेरिक है, और बिस्मथ प्रीडोमिनेंटली बेसिक होता है। ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, बिस्मथ वाला कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। और पेंटा ऑक्साइड के बारे में कोई बात नहीं करना, लेकिन आप सोचो कि बिस्मथ को छोड़ के बाकी सारे के सारे ट्राई ऑक्साइड के लिए क्या कर रहे हैं, या तो एसिडिक है या तो एम्फोटेरिक है। तो इसका मतलब हुआ कि जब हम पेंटा ऑक्साइड की बात करेंगे तो वहां ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो एसिडिक कैरेक्टर और बढ़ जाएगा। तो वहां भी नाइट्रोजन फास्फोरस में कोई डाउट नहीं, तो एसिडिक ही होगा। हाँ, आर्सेनिक एंटीमनी की जब बात करेंगे तो यहाँ इन्होंने कुछ नहीं दे रखा है कि आर्सेनिक एंटीमनी क्या होता है, ट्राई ऑक्साइड की केवल बात कर रहे हैं। लेकिन वहां जब आर्सेनिक एंटीमनी की बात करेंगे तो आर्सेनिक एसिडिक हो जाता है, एंटीमनी बिस्मथ एम्फोटेरिक हो जाता है। क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। तो जो दोनों एम्फोटिक थे उसमें से ऊपर वाला आर्सेनिक एसिडिक हो जाता है, एक एम्फोटिक बच जाता है, और बिस्मथ जो ट्राई बेसिक था वो हो जाता है एम्फोटेरिक। तो ठीक है, अब यहाँ से कल हम लोग आएंगे तो इस पे जो भी अपना नोट्स बनाना है रिएक्शन विद ऑक्सीजन पे, कल हम लोग इस नोट को यहाँ से शुरू करेंगे। कल तारीख कितनी है भाई? 26। चलिए बच्चा, फिर कल मुलाकात होती है। सर हाँ बच्चा। ये ऑफलाइन में आज क्या करेंगे आप? किसमें बेटा? सर ऑफलाइन SRB में अरे कुछ नहीं, ऑफलाइन में जो वो ऑलरेडी क्वेश्चन दे रखा है वही डिस्कस करेंगे। आज कोई नया आज नई सीट नहीं मिलेगी ना? आज नई सीट भी नहीं है बच्चा। ठीक है सर। तो 2 सीट पेंडिंग में चल रही है, बस पहले वही हाँ चीज डिस्कस करेंगे। यस सर, दोनों में आधा आधा बच्चा है। भाई एक में 50 क्वेश्चन अभी बचा है, यस सर। और एक सीट में हमको लग रहा है 20। 30 हाँ 30 बच्चा है सर। हाँ, तो वही डिस्कस करने में समय बीत जाएगा। सर वो जो आपने पेंटा ऑक्साइड वाली बताया ना अभी, हाँ सर वो आने के चांसेस, मतलब ये कि एनसीईआरटी में तो दिया नहीं है ना उसके बारे में, जैसे बिस्मथ के लिए दिया हुआ है कि प्रीडोमिनेंटली बेसिक है। हम लोग जब नोट्स बनाएंगे तो उसके बारे में बात भी नहीं करेंगे। ओके सर। सर हम लोग को भी क्वेश्चन शीट दे दीजिएगा। हाँ, जैसे जैसे पूरा होता जाएगा क्वेश्चन शीट मिलती जाएगी। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बच्चा। एंड सर ये Thank you, जैसे sir. आपने कंपैरिजन कराया ना हाइड्राइड्स का पूरी पे ब्लॉक का, हाँ वैसे ही सर जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं इसकी हाँ। मतलब पूरे पी ब्लॉक की एक साथ ही करा दीजिए सर, तो जिससे चैप्टर भी एक साथ होने की वो रहेगी।
नहीं बस उसमें दिक्कत नहीं होगा, जैसे मान लो तुम कह रही हो कल मान लो हम ऑक्साइड और हाईलाइट पढ़ाएंगे, जी अगर ऑक्साइड हाईलाइट करें तो 1.5 घंटा में तुम केवल ऑक्साइड हाईलाइट कर पाओगे, आगे ना बढ़ पाओगी। सर, लेकिन एक साथ 3-4 चैप्टर भी तो होंगे ना फिर? हाँ एक साथ भाई तुम्हारी पूरी फैमिली आ जाएगी। तो फिर सर नहीं वो हमें ज्यादा सही है, एक जगह पे रहेगा ना कंटेंट, तो फिर वो कंपैरिजन करने में इजी रहता है। कंपेरिजन करके दिमाग में रखना याद करना आसान होता है, ये बात सच है। जी सर, इसीलिए। ठीक है ठीक है, ओके बच्चा, थैंक यू सर। ओके बेटा, कल मिलते हैं।